मित्र, आप देख रहे हैं गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर यह महत्वपूर्ण वीडियो। और इस वीडियो में आप ये जानेंगे देखेंगे कि किस तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो स्टेट 2023 की परीक्षा आयोजन पेपर 1 पेपर 2 के लिए की है, और इसमें किस तरह से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में ऋणात्मक की बात की गई है, नेगेटिव की बात की गई है। नेगेटिव मतलब आप गलत जवाब देते हैं तो उससे किस तरह से नॉर्मलाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा वो इसमें बताई गई है। और इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मेरा कोशिश है छात्र हित में शिक्षा, विद्यार्थी जीवन में सफलता की पूरा मेरा प्रयास रहेगा। आप लोग भी सपोर्ट करें, प्यार दे इस चैनल को, आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, अगर कोई त्रुटि होती है या फिर लगता है कि ये बदलाव जरूरी है तो निसंकोच आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए। देखो मित्र, आपको सफल होना है तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग तो प्रयास करेंगे ही, आपको बताएंगे ही, जो डाउट होगा वो भी क्लियर करेंगे, लेकिन आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। जब तक विद्यार्थी नहीं चाहेगा, कोई माई का लाल उसे सफल नहीं बना सकता है। आप सोचो, आप खुद काम नहीं करना चाहते हो तो कोई कितना भी आपको उठा दे, मोटिवेशन दे दे, क्या आप काम करोगे? नहीं। और जीवन में सिर्फ मोटिवेशन जरूरी नहीं है, चीड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्षमता भी जरूरी है। और क्षमता को आप बढ़ाओगे तो खुद ब खुद आपको अंदर से मोटिवेट करते रहेगा। देखो, अंदरूनी जो मोटिवेशन है वो बहुत उपयोगी होता है। कितना भी हम कर ले, अरे उसे देख लो ये कर देगा, उसे देख लो वो कर दिया, एरोप्लेन बना दिया, ये बन गया, इंजीनियर बन गया, डीएम बन गया, कितना भी मैं करूँगा, या फिर टीचर बन गया, कुछ भी, कितना भी मैं आपको वाह मोटिवेशन दूंगा यानी बाहरी मोटिवेशन दूंगा तो वो कुछ क्षण के लिए रहेगा। आप दिमाग आपका पगला जाएगा, कहेगा कि यार इतना सब कुछ कर रहा है सब, मैं क्यों नहीं कर सकता। वो बात सही है, वो इफेक्ट पड़ेगा आपको और आप पढ़ोगे भी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं। फिर से आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगा, फिर आप उठोगे, जागोगे, फिर जाकर पढ़ोगे। लेकिन जब अंदरूनी मोटिवेशन आपको मिलेगा तो आप निसंकोच, बिना कोई डर, बिना कोई बाह्य मोटिवेशन के, आप जब अंदर से मोटिवेट होगे तो आप खुद ब खुद पढ़ोगे। याद रखिए, अंदरूनी मोटिवेशन लाइए। बाहरी मोटिवेशन की वीडियो देखकर आप अपने अंदर ज्वाला तो भर सकती हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। आप अंदर ही अंदर अपने आप में मोटिवेशन लाइए और ये मिलेगा आपको अपने परिवार से। आप अपने परिवार को देखिए, आपके परिवार की स्थिति, अपने मम्मी पापा को ध्यान से देखिए। कुछ देर तक आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा मेरे लिए क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। इसलिए मेरा कोशिश हमेशा यही रहा है विद्यार्थियों के लिए कि अंदर से वो मोटिवेट होए, चाहे वो जिस तरह से मोटिवेट होए। जब वो खुद से मोटिवेट होगा तो वो स्वयं कर लेगा। आप सुने ही होंगे कि स्वयं से करके लोग ज़्यादा सीखता है। चलिए, आपको आगे भी वीडियो देखने को मिलेगा बहुत सारी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए कि भाई सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और महिलाओं के लिए उत्तीर्णांक कितना चाहिए। तो आप सभी जानते ही होंगे कि परीक्षा में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 2.5 घंटे समय दिया जाता है, यानी 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको मिलती हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 150 क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो 150 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य कोटि वालों को 50% अंक लाना है उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि जो 150 का होता है ना उसका आधा, ठीक है, यानी कि 75 नंबर उनको लाना है। अगर वो 75 नंबर लाते हैं तो वो उत्तीर्णांक माने जाएंगे। लेकिन ये 75 नंबर या 76 नंबर अगर आपका रॉ स्कोर है, ठीक है, रॉ स्कोर है, और यदि नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हो जाती हैं तो आप उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे, अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। आगे आपको स्पष्ट से मालूम चलेगा, ध्यान से देखिए। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी के बारे में बात करें, बैकवर्ड क्लास के बारे में, तो इसमें 45.5% अंक बताई गई है उत्तीर्णांक। अब 150 का आप अगर 45.5% निकालते हो तो 68.25 नंबर आपको चाहिए होता है। मानकर चलो 69, ठीक है, मोटा मोटी तो 69 या फिर 68.25 आ जाता है तो आप उत्तीर्ण हो जाते हैं। और इससे कम आता है तो आप पिछड़ा वर्ग अगर हैं तो आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण
माने जाते हैं। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5% अंक चाहिए, यानी 150 का आपका एग्ज़ाम होता है। अब 150 का जो है 42.5 चाहिए, ठीक है। तो 42.5 अगर देखा जाए तो इसमें जो पिछड़ा वर्ग है उससे तो कम चाहिए, तो इसमें चाहिए 63.75, 63.75 इससे कम आता है। और यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है तो आप पास नहीं होते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए इससे ज़्यादा लाने का, ना कि कम लाने का। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति 40% अंक इनके लिए निर्धारित है, यानी 150 का एग्ज़ाम है जिसमें से 40% आपको चाहिए, ठीक है, 40% चाहिए, यानी कि 60 नंबर। 60 नंबर अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए। दिव्यांग है, दिव्यांग चाहे वो शारीरिक दिव्यांग हो, हाथ से हो, पैर से हो, जो भी दिव्यांग है उनको 40% ही चाहिए, मतलब 60 नंबर चाहिए। महिला है उनको भी 40% अंक चाहिए, यानी कि 60 नंबर चाहिए। तो ये तो आपका उत्तीर्णांक हो गया। इतना से कम अगर आते हैं तो आप अनुत्तीर्ण घोषित होते हैं, यानी आप पास नहीं होते हैं। और आप सभी को मालूम है कि पास होना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। और ये भी आपको मालूम होगा कि बिहार स्टेट जल्दी नहीं आता है, काफ़ी सालों बाद आता है। इसलिए कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि किसी तरह से कम पास हो जाइए। अगर अच्छे नंबर नहीं भी आए और पास आप हो जाते हैं, पास मार्क ले आते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब यहाँ पर मैं बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यहाँ पर ये नंबर निर्धारित है और ये उत्तीर्णांक लाना है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई है। नॉर्मलाइजेशन को ध्यान से समझिएगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि कितना नेगेटिव होगा, अगर गलत जवाब देते हैं 1/3 होगा, 1/4 होगा, या प्रतिशत के अनुसार से, या नॉर्मलाइजेशन कितना तक घटा देगा, सब कुछ आप जानोगे। देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या है, सबसे पहले क ख ग घ ऐसे करके दिया गया है। क में इन्होंने मेंशन करा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीवीटी विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, का आयोजन एक से अधिक पालियों यानी सीटिंग और तिथियों यानी डेट्स में किया जाता है। ऐसे परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थी को कोई लाभ या हानि न हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। अब इसमें इन्होंने कहा है कि देखो अलग अलग सीटिंग में होगा, अलग अलग डेट में होगा, तो कोई सेट कठिनाई वाला होगा, कोई सेट आसान होगा। तो एक को लगेगा यार कठिनाई वाला को तो लॉस हो गया और जो आसान है उसको तो फ़ायदा हो गया। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन लाया जा रहा है जिससे ना किसी को हानि हो और ना किसी को लाभ रहे, ना कोई खुश रहे ज़्यादा और ना कोई निराश रहे, मतलब सब एक बराबर रहे। समझ गए। अब ख में इन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड से किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक अथवा अनुत्तीर्णांक का निर्धारण जो है इस प्राप्तांक यानी कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर कंडिका संख्या 7 जो कि मैंने आपको बताया कि कितना प्रतिशत चाहिए में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि रॉ स्कोर। रॉ स्कोर भी समझेंगे अभी। रॉ स्कोर बराबर क्या होता है, तो सही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्त अंक के आधार पर। देखो रॉ स्कोर क्या होता है, इसे आसान शब्दों में समझो। 150 नंबर का क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है जिसमें से आपने 150 के 150 ठोक के आया, चलो बहुत बढ़िया। 76 क्वेश्चन आपका सही है। आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हो तो आपको चाहिए 75। आप खुश हो गए, 76 तो मेरा आ ही रहा है और चाहिए 75, भाई एक नंबर ज़्यादा है, मैं यहाँ पर पास हूँ। लेकिन ये आपका रॉ स्कोर है। रॉ स्कोर नॉर्मलाइजेशन से पहले वाला स्कोर जितना आपने सही लगा कर आया है वो आपका रॉ स्कोर है। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन में देखो आपने 76 नंबर लाया है, 76 क्वेश्चन आपका सही है, तो नॉर्मलाइजेशन में आप ज़्यादा फ़ायदा कमाने वाला मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर आपका स्कोर जो है कम चांसेस है कि बढ़ेगा, ऋणात्मक प्रभाव आपका पड़ सकता है। वो आगे की जो यहाँ पर घ वाला ऑप्शन है इसमें इन्होंने मेंशन करा है। तो
इसलिए इन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका स्कोर रहेगा ना, वही सही रहेगा और वही आपका मेन रिजल्ट होगा, वही आपका उत्तीर्णांक बताएगा, अनुत्तीर्णांक बताएगा। जैसे इन्होंने ग में मेंशन किया है, उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 है तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत यानी बाद उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 74.90 आता है, तो वो निर्धारित उत्तीर्णांक से जो कि 50% चाहिए यानी 75 नंबर चाहिए, प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित हो जाएगा। वही बात 76 सही है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर घट गया, 75 से कम आ गया, जनरल कैटेगरी है, तो आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, पास नहीं होंगे। अब निगेटिव किस तरह से है, देखो घ नंबर ऑप्शन जूम कर देता हूं मैं थोड़ा सा, आप भी यहां पर पढ़ लो ध्यान से। यद्यपि की परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, परीक्षा में जो गलत आप उत्तर देते हैं उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/3 1/4 निगेटिव प्रतिशत कुछ भी नहीं है निर्धारित। लेकिन इन्होंने कहा है किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों की उत्तर गलत दिए जाने पर, जितना अपेक्षा है उससे अधिक आपने गलत जवाब दिया है, तो उस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकते हैं। इन्होंने कंफर्म नहीं बताया क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, इसमें कंफर्म कुछ नहीं होता, इसमें इन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि आएगा ही, लेकिन इन्होंने बताया कि आ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन उस प्रक्रिया से किया जाएगा, उस तरह से किया जाएगा कि जितना ज़्यादा आपका गलत जवाब रहेगा उस तरह से ऋणात्मक जाएगा, लेकिन जाएगा कितना? अगर 150 क्वेश्चन है, 150 में आपने 76 ही सही बनाया, लेकिन 150 के 150 आपने लगा कर आया है ठीक, तो उस स्थिति में दोस्तों ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं क्योंकि आपने ज़्यादा गलत जवाब दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी आता है, ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, और क्या हमें 150 में 150 नहीं लगाना चाहिए, जितना आता है उतना ही लगाकर 10-20 और रिस्क लेना चाहिए? तो मैं आपको ये बता दूं कि 150 में 150 आप ठोक कर आओ, बिल्कुल ठोक कर आओ। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूं। मान लो 150 का आपका एग्जाम हो रहा है, 150 में 76 नंबर आपने सही बनाया, आपको लगता है कि मैं 80 या 76 सही बनाया हूं, लेकिन फिर भी स्कोर तो भाई अटकने वाली बात हो जाती है ना कि फाइनल आपका स्कोर कितना आता है। अब देखो, मान लो कि आप 150 में 75 ही आपने सही बनाया या फिर 80 ही आपने सही बनाया, 80 मानकर चलते हैं सीधा से कि 150 में 80 क्वेश्चन आपको लगा कि ये सही मैंने बनाया है, ठीक है, बाकी के आपने छोड़ दिया, या फिर बाकी के 20 और आपने रिस्क ले लिया, मतलब 80 तो सही बनाया लेकिन 20 और आपने रिस्क लिया, चलो 100 तक आपने सही बनाया, 150 में 50 आपने छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि भाई ऋणात्मक प्रभाव आ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो आपको क्या लगता है, अगला जो 50 नंबर आपने छोड़ा है, इसमें से अगर आप तुक्का मारते तो क्या उसमें से 10 सही होता, 20 सही होता क्या? अगर आपको लगता है कि 10-20 सही होता, तो यही तो पॉजिटिविटी है, जिसमें आप ये देखेंगे कि भाई अगर हमें 10 नंबर और 20 नंबर अगले 50 तुक्का में आ रहा है तो बढ़िया बात है, आप 50 तुक्का लगा दो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में देखा जाए तो इतना ज़्यादा 10 नंबर 20 नंबर मुझे नहीं लगता कि कम होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा कम नहीं होगा, 2 3 4 5 नंबर पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर भी तो बेनिफिट है आपको, फिर भी तो 10 आप सही ला रहे हो, 20 सही ला रहे हो, इसलिए 150 में 150 आप ठोक कर आओ। अगर आप नहीं ठोकना चाहते हो, 120 में आपको लगता है कि मेरा 100 नंबर या इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो वो आपका मन है, लेकिन मेरा मन कहता है कि आप 150 में 150 ठोक के आओ। क्या पता आगे जो तुक्का मारोगे उसमें आपका ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि 50 में आपका 20 सही हो जाए, तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा मोड़ा घटेगा। लेकिन अगर आपका 76-75 आता है तो देखो भाई, रॉ अगर स्कोर है 76-75, तो बाकी के तो आपने गलत लगाया है, तो आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में निगेटिव देखने को मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अगर आप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मेहनत करके तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आप पूरा देखिए सिलेबस से हटकर नहीं पूछा जा रहा, आप सिलेबस देखिए, और सिलेबस के बारे में अगर कहोगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। सिलेबस आप देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। तो ये है नॉर्मलाइजेशन में ऋणात्मक, जो कि आ सकते हैं अगर ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुआ। लेकिन अभी भी मैं जाते जाते यही बात कहूँगा कि 150 में 150 आप ठोक कर आइए।
निश्चिंत आप ठोक कर आइए। कितना निगेटिव लेगा नॉर्मलाइजेशन में, नहीं लेगा, ये दिमाग में मत रखिए। आप 150 में 150 ठोक के आइए। कंप्लीट मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दे दिया है, समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, मेरा कोशिश है आप लोग सफल हो जाए। देखो, विद्यार्थी बहुत कष्ट से पढ़ता है, मैं इस बात को समझ सकता हूं। विद्यार्थी के जीवन में बहुत कष्ट होते हैं। विद्यार्थी बाहर रहते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, खुद से कपड़ा धोते हैं, सब कुछ वो स्वयं करते हैं, उसके बाद पढ़ाई भी करते हैं। विद्यार्थी जीवन दोस्तों बहुत ही कष्टदायक होता है, लेकिन अगर आप सफल होते हैं तो उतना ही आनंद होता है। तो आप अपने अंदरूनी आंतरिक आप ऊर्जा लाइए, ताकि आप लगातार मेहनत कर सके। आप सोइए, ऐसा नहीं कि हाँ मैं कहूँ कि आप 2 घंटा सोइए और उसके बाद आप पढ़िए, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप 2 घंटा सोते हैं और उसके बाद आप लगातार पढ़ते हैं या काम करते हैं तो आपके मेंटलिटी इफेक्ट आएगा, आपको बीपी हाई होने की समस्या हो जाएगी, ऐसे करके समस्या हो जाएगी। लेकिन आप सोइए, देखो मैं कहता हूँ ना 4 5 6 घंटा आप सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन से पढ़िए। 2 घंटे भी आप मन से पढ़ लिए दोस्तों तो आपका 5 6 घंटे के बराबर होगा। इसलिए आंतरिक ऊर्जा लाइए, फिजूल की बातें, फिजूल की खर्च, फिजूल की टाइम पास मत कीजिए, ठीक है ना। इस वीडियो में कंप्लीट मैंने जानकारी दिया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, दिल से सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।